हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 में विज्ञान के अंदर कार्य पुस्तिका के बारे में। आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर हम आज चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 से जो कार्यपत्रक हैं 13, 14 और 15 उनको हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो कि कार्यपत्रक 1 से लेकर के कार्यपत्रक आगे हम चलें लास्ट में 50 तक की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। यदि आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए और चैनल पेज में जाकर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कक्षा 10 के बारे में। कार्यपत्रक 13 में बताया गया है प्रश्न नंबर 1, सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक के प्रयास से तत्वों का आवर्त सारणी का विकास हुआ था। तो सबसे पहले डोबेरो ने त्रिक नियम दिया था और वहीं से आवर्त सारणी बनाने का प्रयास आरंभ कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की 2 सीमाएं बताओ, लिमिटेशन बताओ कि कहाँ तक ही वो लागू हो पाया। तो देखो, पहली कमी तो उनकी ये थी, सीमा बोल दो या फिर कमी बोल दो, ये थी कि अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, कैल्शियम से आगे अष्टक नियम नहीं लागू होता। दूसरा इसकी कमी थी या फिर सीमा थी, इसके अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है। तो न्यूलैंड्स ने यह नहीं बताया कि आगे जाकर के कोई और तत्व भी खोजे जा सकते हैं। तो इन्होंने देखो, इनके अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान और भविष्य में कोई और तत्व नहीं मिलेगा इनके अनुसार। लेकिन बाद में तो और खोज लिए गए थे तत्व, है ना। आपको पता ही आज 118 तत्व है अपने पूरी प्रकृति के अंदर। प्रश्न नंबर 3 है मेंडलीफ का सिद्धांत लिखो। तो मेंडलीफ ने क्या लिखा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। मतलब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो फिर गुणों में आवर्तिता होने लगती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो वो सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु क्रमांक के। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं और कितने आवर्त हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 तो समूह है जिसको हम वर्ग बोलते हैं, खड़ी लाइन, और 7 आवर्त हैं, तिरछी लाइंस। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा सिलिकॉन क्या है, धातु है या अधातु है या उपधातु है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिलिकॉन है उपधातु, ऑप्शन नंबर C। प्रश्न नंबर 7 है धातु विद्युत धनात्मक क्यों होते। देखो, तो क्योंकि ये अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं, इसलिए धातु विद्युत धनात्मक होते हैं और त्याग करके ही ये धनात्मक आयन बनाते हैं या फिर विद्युत धनी होते हैं। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा किन्हीं 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम आपको लिखना है। तो एक तो हो जाएगा हीलियम और एक हो जाएगा नियोन। इसके अलावा आप लिख सकते हो जीनोन, क्रिप्टोन। ठीक है। देखिए दोस्तों, तो कार्यपत्रक 14 के अंदर आधुनिक प्रश्न नंबर 1 है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह किसको दर्शाते हैं। ये जो खड़ी लाइन होती है वो किसको दर्शाती है। तो हम बोलेंगे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इससे पता चलता है अपने को। अगर पहले वर्ग में तो उसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में 2 होगा, फिर 13वें में तो 3 होगा, इस तरीके से पता चलता। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n²। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। आपकी किताब में ना बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरीके से लिखना बता रखा है। बाकी आप 11th 12th में जाओगे तो इस तरीके से लिखना भी आप सीख जाओगे। ठीक है। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको बता रहा हूँ। पहले देख लो, सोडियम का 11 नंबर पे आते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। या फिर ऐसे देखिए 1s2 2s2 2p6 और बाद में बच गया एक, वो 3s में चला जाएगा। ठीक है। इसके लिए अगर आप समझना चाहते हो तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में लिख दीजिए कि ये किस तरीके से आते हैं, समझा दूंगा। ठीक है। ब वाला देखो, नाइट्रोजन का लिखना, तो नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 5 इलेक्ट्रॉन। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1s2 और दूसरी कक्षा में 2s2 2p6 2p3 हो गए, ये भी 5, तो 2,5। ठीक है। क्लोरीन की बात करें 17 नंबर पे आता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ऑक्सीजन की बात करें तो 8 नंबर पे आता है, पहली में 2 और बच गए वो दूसरी में 6। ठीक है। इस तरीके से पहली में 2 और दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आ गई होगी बात समझ में, अगर नहीं आई तो कमेंट कर देना, समझा दूंगा आराम से, फिर कभी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 11वीं 12वीं में। और यहाँ पर जो भी आंसर मिलेंगे आपको पता है ऑथेंटिक होने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में मतभेद होने पर पूरी रिसर्च के बाद में ही वो लिखा जाता है। निश्चित रहे, एकदम से बढ़िया और शानदार क्वेश्चन ही आपको आंसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कारण बताना है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्यों बढ़ता है।
देखो इसका जवाब हो जाएगा क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर नई कक्षा जुड़ती है। नई कक्षा जुड़ेगी तो देखो ऐसे नई कक्षा जुड़ेगी तो आकार बढ़ेगा ही। ठीक है। ब वाला देखो, उत्कृष्ट गैस अक्रियाशील क्यों होती है, मतलब किसी से क्रिया क्यों नहीं करती, क्योंकि इनका बाह्यतम कोश पूर्ण भरा हुआ होता है, अर्थात इनका अष्टक पूरा हुआ होता है। प्रश्न नंबर 5 देखो, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का M कोई तत्व है, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के M2O3 बनाता है। M क्या है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा आवर्त है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एल्यूमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से। तो आइए दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं कार्यपत्रक 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 1 है, द्वितीय आवर्त में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है। तो नियोन तो अक्रिय गैस हो गई, इसके पहले आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, मेंडलीफ व आधुनिक आवर्त नियम में मुख्य अंतर आपको बताना क्या था। तो मेंडलीफ का जो आवर्त नियम था वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, जबकि आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, ये अंतर है। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 है, मतलब टोटल मिलाकर के 12 हो गए, और 12 नंबर पे कौन सा आता है, याद रख लो, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। ठीक है। इसी में दूसरा है, आवर्त सारणी में इसका स्थान भी बताओ। तो इसका स्थान आपको बता दें कि द्वितीय वर्ग में तो उपस्थित होता है, मतलब दूसरे वर्ग के अंदर, दूसरे समूह के अंदर। ठीक है। और तीसरे आवर्त में उपस्थित होता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो उपधातु किसे कहते हैं, पूछा गया है, एक उदाहरण भी देना है आपको। तो कुछ तत्व धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण धर्म प्रदर्शित करती है, इन्हें अर्धधातु या उपधातु भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखना, आपको सिलिकॉन लिख देना। प्रश्न नंबर 5 है, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों को कहाँ पर रखा गया है। तो आपकी जो आवर्त सारणी है वो इस तरीके से है, इसके अंदर यहाँ पर रखा गया है डी ब्लॉक के तत्वों को। तो आपको बता दें कि पहला, दूसरा, फिर तीसरे वर्ग से लेकर के 12वें वर्ग तक डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे वर्ग में तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो परमाणु क्रमांक 55 से लेकर 86 तक टोटल 32 तत्व विद्यमान है अपने छठे आवर्त के अंदर। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और सल्फर परमाणु संख्या 16 है, इनकी संयोजकता कितनी कितनी होगी। तो देखो कैल्शियम की तो होगी +2 और सल्फर की होगी -2 संयोजकता। संयोजकता कैसे निकालते हैं, 4 में से माइनस कर लो, ये एक ट्रिक है। ठीक है। और इसकी संयोजकता निकाल ले तो लास्ट वाले को 4 में से माइनस कर दो तो अपने पास -2 आ जाती है, इसलिए संयोजकता -2 हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 15 तक कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप चैनल में जा करके सभी वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, इस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहो एंड मस्त रहो।